23 के लिए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और कूलाम का नियम। आइए तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, आवेश। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ध्यान से समझिए, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक है, देखिए आवेश होता क्या है। तो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी जो है इलेक्ट्रॉन से बनी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से बने होने के कारण ही उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। और आवेश याद रखिए, आवेश जो होता है वह एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। यानी याद रखिए, अगर जी कुछ आपके सामने वस्तुएं रख दिया जाए, मान लीजिए कोई वस्तु लोहे की है, ठीक है, यदि कोई वस्तु जो है मान लीजिए लकड़ी की है, कोई वस्तु जो है आपका प्लास्टिक का है, तो याद रखिए उसमें हमको विद्युत धारा उसी में प्रवाहित होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसी को हम आवेश कहते हैं। समझिए, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो आवेश जो उत्पन्न होता है, यदि ध्यान से समझिए, कोई भी जो पदार्थ होता है ये मूल कणों से मिलकर बना होता है। मूल कण आपके होते हैं 3, ऐसे मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। अब होता ये, ध्यान से समझिए, कि अगर जो दो वस्तु हम आपस में घर्षण कराते हैं तो क्या घटना होगी? घटना यही होगी, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस वस्तु पे जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। और आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, परमाणु संरचना में पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो घर्षण के द्वारा भी हम आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं। कैसे उत्पत्ति करते हैं? जैसा समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन इस पे से इस पे जाएगा तो इस पर हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पर हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश आपका कहलाता है ऋण आवेश। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस वस्तु पर उपस्थित आवेश होता है धन आवेश। तो मुझको विश्वास है आप लोग को परिभाषा समझ में आया होगा। आवेश किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वही आवेश कहलाता है। ठीक है। और आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। बस आपको यहाँ से ये समझना है, यदि किसी भी वस्तु पर मान लीजिए यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, एक वस्तु यहाँ ले लेते हैं, या मान लीजिए 12 प्रोटॉन है और 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यदि आपसे प्रकृति पूछता है तो आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो यहाँ पे कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या अधिक है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जब अधिक होगा तो इस पर हो जाएगा प्लस आवेश। रही बात कि कितना होगा, तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर NE। याद रखिएगा, Q बराबर NE। Q क्या होता है? तो आवेश होता है। और आप लोग को मालूम है आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो Q बराबर NE। N जो होता है वह अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी अधिक का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर देखिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गया और 8 क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 प्रोटॉन हो गया, तो हमको देखना है कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यही जो है N का मान हो जाता है आपका 4। E मूल आवेश होता है जिसका मान सबको मालूम है 1.6 × 10 की घात माइनस क्या होता है? 19 कूलाम। अब आप इसको Q का मान यहाँ निकाल लीजिए। Q बराबर हो जाएगा N × E, यानी Q बराबर हो जाएगा N का मान हो जाएगा 4, E का मान हो जाएगा 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? अधिक है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अधिक है तो हमारा हो जाएगा ऋण आवेश। सेम टू सेम वैसा ही निकाल सकते हैं। इस पर जो देख रहे हैं 6 प्रोटॉन अधिक है, और जब 6 प्रोटॉन अधिक है तो कौन सा आवेश होगा? प्लस आवेश होगा। कैसे निकालेंगे आवेश का मान कितना होगा? तो Q बराबर NE सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ आवेश। आइए एक बार रिकॉल कर देते हैं। आवेश किसे कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। याद रखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम हो गया। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ऋणावेश, एक होता है धनावेश। ऋणावेश किसे कहेंगे? यदि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या प्रोटॉनों की कमी हो जाती है, उस वस्तु पर उपस्थित आवेश ऋणावेश कहलाता है।
और यदि किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धन आवेश कहलाता है। तो इस प्रकार हम आवेश का परिभाषा देख सकते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, Q बराबर NE का। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, वैद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो या गुरुत्वीय क्षेत्र हो, यदि एक चीज़ का परिभाषा आप याद कर लेते हैं तो तीनों का परिभाषा आप सरलता से दे सकते हैं। यानी तीनों आप सरलता से यानी आसानी से तीनों का परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए, मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा एरिया है जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि आप ये बताइए, यहाँ पर यदि इसके एरिया के बाहर अगर जो कोई पिंड हो, कोई खगोलीय पिंड हो या कोई भी पिंड हो, तो पृथ्वी इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगी। तो इसके बाहर का ये जो चारों तरफ एरिया है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो एरिया है जहाँ तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ध्यान से समझिए, पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। सेम टू सेम वही समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है तो इसके आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट होता है कि यदि दूसरे किसी आवेश को ले जाएंगे तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है, अगर जी यहाँ पर किसी भी आवेश को ले गए, Q0 को मान लो टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है, इसको ले जा रहे हैं, तो ये कोई भी बल का अनुभव नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये इसके क्षेत्र से क्या है, बाहर है। लेकिन यदि जैसे ही इसके क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो ये वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी एरिया को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिए, तो कैसे परिभाषा दिया जाता है, कहा जाता है कि किसी आवेश या आवेशित समुदाय, कुछ भी होना चाहिए, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है, यानी इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका पावर काम करता है, जहाँ तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। याद रखिए, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश या आवेशित समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है इस आवेश का, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अभी आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, उसका मान क्या होता है। अभी जो मुख्य इसके बेसिक पॉइंट हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपका वैद्युत बल रेखाएँ। चलिए देखिए, अभी आप लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएँ होती है, सबसे पहले तो ये समझिए इनके बारे में। वैद्युत बल रेखाएँ जो होती हैं काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, यानी रियल में ये होती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। दूसरे नंबर बात, ये जो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा, इसका काम समझिए, इसका काम होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना, दिशा को प्रदर्शित करना, और यहीं से इसका परिभाषा बनता है। ध्यान से समझिए, वैद्युत बल रेखाएँ किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएँ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती रहती हैं, लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं, उन बल रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर यानी लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं, उन बल रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का कुछ गुण है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या है, जैसे समझिए इसको, यहाँ हो गया प्लस आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये हमेशा प्लस आवेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरी नंबर बात कि वैद्युत बल रेखाएं जो ये बनाती है वक्र, ये खुली आकृति होती है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जैसे चुंबकीय बल रेखा पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें बंद वक्र का निर्माण होता है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके बाद ये खुले वक्र का निर्माण करती है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, तो यदि ये जो वैद्युत बल रेखा आप देख रहे हैं, यदि इनकी लंबाई बराबर हो जाए, सबकी लंबाई बराबर हो जाए और ये समान दूरी पर सभी खींची जाए, तो इस प्रकार जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इस वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो 4 सिद्धांत इसका याद रखिएगा। पहला परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती रहती हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। दूसरा, इसका गुण पढ़ना है, ये रेखाएं धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। उसके बाद कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके बाद ये खुले वक्र का निर्माण करती है। और यदि इन रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर हो जाए
और इनके बीच की दूरी बराबर हो जाए तो इस प्रकार जो बना हुआ वैद्युत क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसको बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए